बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य चैप्टर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी गद्य के चैप्टर 3 जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसका नाम है चैप्टर 3 का क्या, हिंदी उपन्यास। अब हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास हमको मुख्य रूप से पढ़ना था इस चैप्टर के अंतर्गत। चूंकि आपको इकाई जो है इकाई 2 में भी आप देखिएगा कि आपको हिंदी उपन्यास पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें उसके अर्थ परिभाषा के बारे में, तत्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि उसमें पढ़ाने से अच्छा है कि एक साथ जब मैं उपन्यास पढ़ाऊँ तो सबसे पहले उपन्यास के अर्थ को जानेंगे, परिभाषा को जानेंगे, प्रकार को जानेंगे, तत्व जानेंगे, विशेषताएं जानेंगे, उद्भव और विकास को समझेंगे। अर्थात उपन्यास से जुड़े हुए समस्त पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और जिससे एग्जाम में प्रश्न अधिक मात्रा में आएंगे। उपन्यास से 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आपका यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो आइए हम चर्चा करते हैं चैप्टर 3 के बारे में कि हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इसके तत्व कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के उपन्यास होते हैं। इसके अलावा उपन्यास का जो काल विभाजन रहा है किस प्रकार से रहा है, किस युग के कौन से जो है लेखक रहे जिन्होंने उपन्यासों में ख्याति प्राप्त करी है, और आखिरकार उस युग में किस प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे। इन तमाम प्रकार के पहलुओं की चर्चा के साथ साथ उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास के अर्थ को जानेंगे, उपन्यास की परिभाषा को जानेंगे, उपन्यास की विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे, उपन्यास के विभिन्न तत्वों पर भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के उपन्यास से जुड़े हुए समस्त पहलुओं पर आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा की जाने वाली है। एक बार फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और इस सेशन को आपको बता दूं कि जैसे कि जो जिन्होंने मात्र 100 रुपये में पेड कोर्स लिया है उन्हीं के लिए ये क्लास होगी, और उसके अलावा पीडीएफ आपको मिल ही जा रही ग्रुप में। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं चर्चा करता हूँ कि आखिरकार हिंदी उपन्यास में अपन को पढ़ना क्या क्या हम लोगों को। चले देख लेते भाई। हमको पढ़ना, देखिए, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, ये चैप्टर 3 का नाम है। और चूंकि मैंने बताया कि इकाई 2 में भी आप देखिएगा हिंदी उपन्यास किससे रिलेटेड कुछ चीज़ें के बारे में हमको पढ़ना है, अर्थ परिभाषा ये सब, ठीक, उसकी जा रहे हैं, उसका परिचय जानना है, तो सब कुछ हम यहीं में समझ लेंगे। तो इकाई 2 आपको वहाँ पर उतनी विस्तार से नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक हाथ यहीं लगे हाथ में इसको भी बताते चलूँ। आगे समझते हैं। उपन्यास की बात की है तो सबसे पहले हम उपन्यास के अर्थ को जो है लिखेंगे। आप लोगों को पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, इसको चाहिएगा तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं पीडीएफ से। ठीक, अगर आपको जो है अगर नहीं पीडीएफ चाहिए तो भी आप कॉपी में लिखते चलिए हमारे साथ। वैसे पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, जिसको चाहिए वो लोड कर लीजिएगा, मतलब कि वहीं व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा आपको। उपन्यास, उपन्यास की बात की है तो उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर के बना है। किस किस से? पहला है उप और दूसरा कौन सा है? न्यास। उप प्लस न्यास इज इक्वल टू उपन्यास, यानी कि उप धन न्यास बराबर उपन्यास होता है। उप माने होता है निकट या समीप, ओके, और न्यास मतलब क्या होता है? थाती अर्थात वस्तु। तो अर्थात इसका मतलब है कि मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु, उसी को हम उपन्यास कहते हैं। तो मात्र इतना कह देने से उपन्यास के अर्थ को हम नहीं जान सकते। तो इसकी यानी इसी जो है उपन्यास के अर्थ को लेकर के ही, इसी दोनों शब्दों के माध्यम से जो यहाँ पर उप प्लस न्यास है, इसके अर्थ को अगर हम मिलाएंगे तो एक अच्छी परिभाषा भी हम निकाल सकते हैं इसकी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे समक्ष मैंने लिखी कि वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही है वह वस्तु या वह कृति, इससे हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब मतलब कि दिखाई पड़े, या जीवन हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब दिखाई पड़े, या प्रतिबिंब हो या प्रतिबिंब है, वही उपन्यास होता है। अर्थात मैं आपको बताऊं कि उपन्यास वह वस्तु या वह रचना या वह कृति होती है जिसको पढ़ करके ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि वो हमारी ही है, और उससे हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब जो है दिखाई पड़ता है, हमारा ही प्रतिबिंब होता है, ऐसा हमको महसूस होता है। वह गद्य कृति या वह रचना, वह कृति या फिर वह वस्तु हम उपन्यास उसको कह सकते हैं, या वह उपन्यास कहलाती है। तो उपन्यास की यह परिभाषा उसकी अर्थ की व्याख्या के तौर पर मैंने यहाँ पर रख दी है, जो कि आपने पढ़ा। तो कुल मिलाकर के कुछ और बता दूं, चूंकि उपन्यास की बात की है तो ये हिंदी साहित्य
साहित्य की उपज नहीं है, इसको लेकर के आधुनिक काल में विकसित हुआ। ये गद्य विकास उपन्यास का विकास हुआ आधुनिक काल में आकर के। आप देखिएगा खास करके पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना जाता 1882 ईस्वी में आया था। और परीक्षा गुरु किसने लिखा था? जो है लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें सुधारवादी प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। और द्वितीय उपन्यास में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए इसमें आप देखेंगे उपदेश वृत्ति भी है, यानी उपदेशात्मक निबंध, मतलब उपदेशात्मक उपन्यास है ये। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशन में आता है। तो सबसे पहले इसी को हम मौलिक उपन्यास कहते हैं हिंदी साहित्य में। इससे पहले जैसे जो है बहुत सारे विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान जो है उपन्यासों में श्रद्धाराम फिल्लौरी ने एक रचना लिखी थी, उपन्यास लिखा था भाग्यवती 1877 में, उसको कहा था, लेकिन वो एक प्रकार से पूर्णतः मौलिक नहीं है। इसीलिए परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित 1882 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका। इसी को प्रथम उपन्यास की श्रेणी में रखते हैं और मौलिक उपन्यास है। ओके, तो उपन्यास की बात करें तो उपन्यास जब भारत में नहीं था, हिंदी साहित्य में नहीं था, तो उपन्यास का विकास का या उपन्यास हिंदी के उपन्यासों के विकास का श्रेय अगर हम किसी को देना चाहें तो अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य को दे सकते हैं। अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य में उपन्यासों का विकास हिंदी साहित्य से पहले ही हो चुका था, ऐसा हम लोगों को मानना पड़ेगा और मानना चाहिए भी, चूँकि जो सत्य है उससे हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। चूँकि हमारे यहाँ उपन्यासों का विकास बांग्ला और अंग्रेजी साहित्य के विकास के बाद ही हुआ है, तो उन्हीं की एक प्रकार से नकल भी हम कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेजी और बांग्ला उपन्यासों को देखते हुए लोगों ने यहाँ पर मतलब उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। तो आपको मैं बता दूँ कुछ यहाँ पर प्रश्न, अगर ऑब्जेक्टिव में आपके जो है परीक्षा होगी, तो अंग्रेजी में जिसको हम नॉवेल कहते हैं उसी को हिंदी में उपन्यास कहते हैं। गुजराती में जिसको हम नवल कथा कहते हैं हिंदी में उसको उपन्यास कहते हैं। मराठी में जिसको कादम्बरी कहते हैं हिंदी में उसी को उपन्यास कहते हैं। समझ में आ गई बातें? तो उपन्यास को मराठी में कादम्बरी, गुजराती में नवल कथा, अंग्रेजी में नॉवेल के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एक प्रकार से ये उपन्यास के शब्द का अर्थ आपने समझा और विभिन्न भाषाओं में किस प्रकार से इसके साहित्य जो लिखे गए हैं उसमें इसको किस नाम से पुकारा गया है उसको भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम थोड़ा सा जानेंगे कि उपन्यास की परिभाषा क्या है। विभिन्न विद्वानों ने उपन्यास की परिभाषा आखिरकार किन किन तत्वों के आधार पर या किस प्रकार से परिभाषा दी है। तो सबसे पहले चूंकि आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी उपन्यासों की विकास यात्रा, हिंदी उपन्यास के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाने वाले हमारे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ना बहुत ही अच्छा समाचीन प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर बात की जाए तो उपन्यास सम्राट उनको कहा जाता है। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में आप देखिएगा तो प्रेमचंद के नाम पर ही युग परिवर्तन का श्रेय इन्हीं को आता है। ये प्रतिभा के बड़े धनी थे। इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, जैसे कि 1918 में पहला उपन्यास इनका प्रकाशन में आता है 1918 ईस्वी में, सेवा सदन। सेवा सदन के बाद प्रेमाश्रम लिखा 1922 में, रंगभूमि लिखा 1925 में, उसके बाद में कायाकल्प लिखा 1926 में, निर्मला लिखा 1927 में, इसके अलावा गबन लिखा 1931 में, कर्मभूमि लिखा 1933 में, और सबसे महत्वपूर्ण जो इनका उपन्यास है प्रेमचंद जी का गोदान है 1935 ईस्वी में प्रकाशन में आया। ठीक है, और ये गोदान उपन्यास कृषक जीवन की एक त्रासदी का वर्णन है। और गोदान उपन्यास इनके समस्त साहित्यिक जीवन की जितनी भी जो विचारधाराएं रही हैं उस सभी विचारधाराएं, सभी मानसिकता, सभी ज्ञान जो है आकर के गोदान नामक उपन्यास में पिरो दिया गया है, एकदम से भर दिया गया है। गोदान एक बहुत बड़ा उपन्यास हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें इनके जीवन के तमाम प्रकार की जो साहित्यिक जो चीज़ें हैं, साहित्यिक जो इनका ज्ञान है वो आकर के इसमें जो है उभर करके हमारे समक्ष आता है। और कृषक जीवन की त्रासदी का वर्णन है। ऋण की समस्या से ग्रस्त किसान गोदान करने के लिए लास्ट में कैसे मजबूर होता है, यानी गोदान उसको करना ही पड़ता है। ये तमाम प्रकार की जीवन की जो या फिर जो एक प्रकार से रीति रिवाज हैं, जो एक बाह्य आडंबर या एक प्रकार से बात की जाए जो रूढ़ियाँ हैं, या फिर जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो बहुत
प्राचीन रूढ़ियाँ हैं जिसके कारण से समाज में हानि भी हो सकती है किसी वर्ग को, तो उनके बारे में एकदम से कहीं न कहीं पे एक दलित समाज की जो शोषक वर्ग है या शोषित वर्ग है उस पर, यानी वर्ग संघर्ष की विचारधारा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके उपन्यासों में। तो चूँकि उन्होंने उपन्यास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया मुंशी प्रेमचंद जी ने, इसीलिए उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और उपन्यास सम्राट के अनुसार ही हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। सबसे पहले चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि जब उपन्यास सम्राट इनको हम हिंदी में कहते हैं तो सबसे पहली परिभाषा हमको इनकी ही पढ़नी चाहिए और इनकी परिभाषा आप सभी को रटी होनी चाहिए। एग्जाम्स में इनकी परिभाषा अवश्य लिखिएगा, आपको नंबर अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो प्रेमचंद के अनुसार अगर उपन्यास की बात की जाए कि प्रेमचंद जी ने उपन्यास की परिभाषा किस प्रकार से दी, तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। क्या कहा कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। यानी कि मानव का जो चरित्र होता है उसी पर प्रकाश डालना इसका एक प्रकार से मूल तत्व होता है उपन्यास का। दूसरा, उसके रहस्यों को खोलना, किसके? मानव चरित्र के जो रहस्य हैं उन रहस्यों को खोलना उपन्यास का क्या होता है? मूल तत्व होता है, मूल उद्देश्य होता है। तो ये हो गई किसकी परिभाषा? प्रेमचंद जी की। इसके बाद में आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं उपन्यास की परिभाषा को देते हुए कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। मनुष्य के जो वास्तविक जीवन होती है उसमें कुछ काल्पनिकता का समावेश करते, ताकि जो है कौतूहल और रोचकता बीच बीच में आती रहे, क्लाइमेक्स थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, ताकि लोग उसमें बंद करके उसको पढ़ते रहें। ठीक इसीलिए जो है क्लाइमेक्स और कौतूहल जो होता है उसको लाना पड़ता है उपन्यासों में। तो कल्पना से अनुरंजित होना पड़ता है उपन्यास को। कितना भी आपका वास्तविक जीवन से रिलेटेड उपन्यास हो, झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, कितना भी जो है भारत की त्रासदी से, यानी भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन करता है, लेकिन उसमें भी कल्पना के बहुत सारे तत्व आपको मिलेंगे। क्योंकि जब साहित्य लिखा जाता है तो उसमें साहित्य बिना कल्पना के लगभग अधिकतर लोग नहीं लिखते हैं। मतलब लगभग 80% जो है उपन्यास हो या फिर कहानी की बात करूं तो उसमें कल्पना अवश्य जो है की जाती है। क्योंकि कवि जो होता है वो कल्पना के माध्यम से ही अपने व्यक्तित्व, अपने कहीं ना कहीं पे झांकी को उस उपन्यास में दर्शाता है, अपने विचारों को उपन्यास में ढकेलता है पात्रों के माध्यम से। जो पात्रों के कथोपकथन होते हैं, जो उस नायक यानी कि उपन्यास का जो नायक है वो जो कथन कह रहा है वो मुंशी प्रेमचंद का कथन होता है। जब भी किसी रचना के जो नायक होता है या जो नायिका होती है, जब वह कोई कथन कहती है तो समझिए कि यह जो उपन्यासकार है या जो लेखक है उसका मंतव्य है, उसकी विचारधारा है, वो कहलवाना चाह रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि गोदान उपन्यास का जो होरी है, गोदान का होरी जो है वो नायक है और होरी जो कहता है वो मुंशी प्रेमचंद की विचारधारा है, ऐसा आप मान सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी आप कहानी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपने पढ़ा प्रेमचंद की कहानी है कफन कहानी में आप देखेंगे घीसू माधव, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे जो है उसमें जो ज्ञानवर्धक बातें आती हैं, घीसू और माधव जब आपस में बातें करते हैं तो वो कौन कह रहा होता है? वो प्रेमचंद की भाषा होती है। ठीक, तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो वही डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि उपन्यास जो होता है वो मनुष्य के वास्तविक जीवन की क्या होती है? काल्पनिक कथा होती है। मनुष्य के वास्तविक जीवन की, यानी किसी मनुष्य के वास्तविक जीवन जो होता है उसकी काल्पनिक कथा ही क्या होती है? एक उपन्यास होती है। आगे बढ़ते, शेखर एक जीवनी, ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्या उपन्यास है? सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यज्ञ। आगे आते हैं राल्फ फॉक्स के अनुसार, चूंकि उपन्यासों का विकास बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों के देख रेख में हुआ, उनसे नकल करने के तदुपरांत हिंदी में आया, तो इसके लिए हमको कुछ पाश्चात्य विचारकों के विचारों पर भी ध्यान देना होगा। आखिरकार पाश्चात्य लोग जो हैं या विदेशी यानी अंग्रेजी जो उपन्यासकार हैं वो लोग उपन्यास की परिभाषा किस प्रकार से देते हैं, तो उसी में आते हैं राल्फ फॉक्स। राल्फ फॉक्स कहते हैं कि उपन्यास केवल काल्पनिक गद्य नहीं होता है, यह मानव जीवन का गद्य होता है। क्या होता है? उपन्यास जो होता है केवल काल्पनिक गद्य नहीं होता है कि मात्र कल्पना करके ही लिख दिया गया वही उपन्यास हो गया। ना ना ना, ये कहते हैं कि यह मानव जीवन का गद्य होता है, मानव के जीवन का एक गद्य होता है, ना कि
काल्पनिक गद्य होता है। तो मनुष्य के जीवन का मतलब इसमें जहाँ काल्पनिकता का समावेश होता है वही मनुष्य की वास्तविक झलक भी दिखाई पड़ती है। ठीक, ये कहते हैं कौन? राल्फ फॉक्स। इसके अलावा बात की जाए फील्डिंग महोदय आते हैं। ठीक है, फील्डिंग महोदय कहते हैं कि उपन्यास की परिभाषा को देते हुए कि उपन्यास एक मनोरंजनपूर्ण गद्य महाकाव्य है। क्या कहा? कि उपन्यास एक मनोरंजनपूर्ण गद्य महाकाव्य है। तो गद्य का एक महाकाव्य यानी जिस प्रकार से रामचरितमानस है वो क्या है? वो एक महाकाव्य है, तो वो काव्य में लिखा गया है यानी उसी को महाकाव्य कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक पद्य रचना में महाकाव्य का स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार से आप देखिएगा गद्य में मनोरंजन देने वाली वह गद्य रचना जो कि महाकाव्य की भांति दिखाई पड़ती है उसको हम गद्य कह सकते हैं। अर्थात उपन्यास एक मोटी किताब होती है, जैसे कुली भाट आप पढ़ेंगे। ओके, सॉरी, कुली भाट नहीं, इसके मैंने आपको बताया ऐसे कि आप और भी वो चीज़ें देखेंगे। मैंने आपको क्या बताया, जैसे गोदान हो गया, बहुत मोटा उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन तो नाटक मोहन राकेश का है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं वो कुली भाट भी एक प्रकार से इसी प्रकार से नाटक की। आपको मैंने क्या नहीं बताया, एक गोदान हो गया, रंगभूमि, कर्मभूमि आपने पढ़ाई होगा। इसके अलावा शेखर एक जीवनी हो गया, अज्ञे का सजदन हिरन व सनज्ञे। इसके अलावा बहुत सारे उपन्यास हैं। ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास है जिस पर मूवी भी बन चुकी है। कहते हैं कि चंद्रकांता उपन्यास देवकीनंदन खत्री का एक ऐसा उपन्यास था जिसको पढ़ने के लिए जो हिंदी नहीं जानते थे उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा, हिंदी बोलना सीखा, हिंदी समझना सीखा, क्योंकि वो चंद्रकांता उपन्यास पढ़ सके। इतनी लोकप्रियता, मनोरंजनपूर्ण है। और ये अभी मैं आगे चल करके चर्चा करूंगा इस पर। तो उपन्यास एक मनोरंजनपूर्ण गद्य महाकाव्य होता है। तो इस प्रकार से मैं हरदम बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप विद्वानों की परिभाषा दें उसके बाद में एक अपनी परिभाषा भी आपको बनानी चाहिए। आप लिखेंगे कि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपन्यास आधुनिक युग का अति समादृत साहित्य रूप है। क्या है? अति समादृत साहित्य रूप है। मतलब एक प्रकार से जो आधुनिक युग होता है उसका अति समाहित या समादृत साहित्य रूप, मतलब एक प्रकार से साहित्यिक जो चीज़ें होती हैं सभी को समाहित की हुई होती हैं। साहित्यिक जितनी भी शैलियाँ, मतलब उपन्यास में हर एक तरीके से, चाहे वो वैचारिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो शिल्पगत दृष्टिकोण हो, या एक प्रकार से किसी प्रकार का दृष्टिकोण हो, या कवि की लेखक की वैचारिक पृष्ठभूमि हो, चाहे उसकी कलात्मक पृष्ठभूमि हो, सभी से परिचय हो जाता है तो वो चीज़ होती है, उसका एक साहित्यिक रूप है उपन्यास। उपन्यास में उपन्यासकार का निजी जीवन दर्शन प्रतिबिंबित होता है। यानी जब भी आप किसी, जैसे शेखर एक जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञे ही शेखर हैं, लेकिन अज्ञे स्वयं कहते हैं कि मुझे शेखर मत समझिए। मतलब ऐसा, मतलब उसमें थोड़ा सा दिया गया शुरुआत में ही हिंट, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि जिस प्रकार से अज्ञे का व्यक्तित्व था ठीक उसी प्रकार से शेखर का व्यक्तित्व आपको दिखाई पड़ेगा उपन्यास के अंतर्गत। तो चूंकि ऐसा दिखाई पड़ता तो इसीलिए तो यहाँ पर कहा गया कि उपन्यासकार का निजी जीवन जो होता है वो दर्शन किस में आता है, वो जो जीवन मतलब कि जो पात्र होते हैं उनमें दिखाई पड़ता है किसी न किसी में। जो कवि जो लेखक के विचार होते हैं वो उपन्यास के पात्रों के कथोपकथन के रूप में उसके संवाद शैली में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं पे। तो ये उपन्यास की परिभाषा आपकी हो गई। अब थोड़ा सा हम उपन्यास की विशेषताओं पर फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे। उपन्यास की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता होती है कि उपन्यास जो होता है ये यथार्थ जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? यथार्थ जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि कला से अनुरंजित, यानी खूब अच्छे तरीके से उसको अनुरंजित करके खूब उसमें थोड़ा सा रोचकता, कौतूहल और उसमें पाठक को आकर्षण करने की क्षमता, समन्वयता, तमाम प्रकार की कहानियों का एक पुंज बनाना, ये सब कहीं ना कहीं पे ये कलात्मक अभिव्यक्ति होती है जो एक पाठक को बांधे रहती है ताकि वह पढ़ सके उस उपन्यास को। तो उपन्यास यथार्थ जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता उपन्यास की यह है कि उपन्यास का मूल तत्व मानव चरित्र होता है। उपन्यास का मूल तत्व क्या होता है? मानव के चरित्र का निर्धारण करना। खास करके उपन्यास जब भी आप देखिएगा लिखा जाता है तो वो मनुष्य के जीवन को या मनुष्य को मूल में रख करके, मनुष्य को एक मूल तत्व मान करके लिखा जाता है। तो मानव चरित्र का निर्धारण करना होता है उपन्यास लेखन के तदुपरांत। आप देखिएगा उपन्यास में चाहे वो गोदान का होरी हो, चाहे शेखर एक जीवनी का शेखर हो, इसी प्रकार से आप देखते हैं चाहे झूठा सच में आप देखेंगे यशपाल के द्वारा किया गया हो, या इसी प्रकार से आप
बाण भट्ट की कथा में, चाहे वो बाण भट्ट का चरित्र हो, तो उसमें एक लेखक एक जो है व्यक्ति के जीवन के बारे में कहीं ना कहीं पे उसमें मानव चरित्र होता है। तो यही उपन्यास का मूल तत्व मानव चरित्र होता है। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता ये है उपन्यास की कि उपन्यासकार जीवन की कथा कहकर पाठकों की उत्सुकता जगाता है। क्या कहता है? उपन्यासकार जीवन की जो कथा होती है उसको कह करके पाठकों की जो उत्सुकता होती है उसको लगातार जगाता रहता है, यानी आकर्षक करता रहता है। इसके अलावा चौथी विशेषता ये है उपन्यास की कि उपन्यासकार अपने समकालीन जीवन को दृष्टि में रख करके उसके आधार पर उपन्यास में प्रस्तुत जीवन की व्याख्या और विश्लेषण करता है। तो उपन्यासकार जो होता है अपने जो समकालीन चीज़ें चल रही होती हैं उसके समय में जो चीज़ें जो घटनाएं घटित होती हैं उसको ध्यान में रख करके, उसको दृष्टि में रख करके, उसी घटनाओं के आधार पर, उसी जीवन की जो समकालीन चीज़ें होती हैं उसी के आधार पर उपन्यास में प्रस्तुत जीवन की जो व्याख्या होती है और जो विश्लेषण होता है उसको करने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई। तो उपन्यास की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताई। आप लोग लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग जो है PDF मैं सेंड कर दूंगा, आप उसको किसी एक बात मैं और ध्यान से आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इस वीडियो की लिंक को किसी दूसरे के पास या PDF को किसी दूसरे के पास अगर सेंड करोगे तो मेरे पास तुरंत जो है पता चल जाएगा कि आपने इसको सेंड किया है। तो प्लीज़ उसको मत करिएगा, नहीं तो ग्रुप से आप निष्कासित हो जाएंगे, यानी कि लेफ्ट कर दिया जाएगा आपको। फिर उसके बाद में आप ग्रुप से नहीं ऐड हो पाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कोई। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते उपन्यास के तत्व। अब उपन्यास के तत्वों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि यानी कि जो एलिमेंट्स ऑफ नॉवल होते हैं वो क्या होते हैं। उपन्यास के कई तत्व होते हैं लेकिन मुख्यतया अगर बात की जाए तो उपन्यास के 6 ही तत्व होते हैं। जिस प्रकार से कहानी के 6 तत्वों के बारे में मैंने बताया था और बोला था कि उपन्यास के भी वही तत्व होते हैं, चूँकि कहानी का ही बड़ा भाई या बड़ा बप्पा मतलब एक प्रकार से पिता होता है उपन्यास, यानी कई कहानियाँ मिल करके एक उपन्यास का निर्माण करती हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। कहानी एक छोटी सी एक किसी घटना पर आधारित होती है, लेकिन उपन्यास क्या होता है, घटना के साथ साथ एक प्रकार से जीवन में और चल रहे समकालीन चीज़ों के बारे में भी दर्शन करवाता है लोगों को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ठीक, तो उपन्यास के तत्व की अगर बात की है तो सबसे पहले उसमें एक कथानक यानी कि एक कथा वस्तु, कथानक या कथा वस्तु का होना परम आवश्यक है। बिना कथानक या कथा वस्तु के आप उपन्यास का लेखन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पात्र और चरित्र चित्रण। ठीक है, पात्र मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं उपन्यास के दौरान ही कोई फिल्म मान लेते हैं, कोई फिल्म है तो उसके फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म का कथानक क्या है, वो कहानी एक प्रकार से होती नहीं फिल्म में। तो फिल्म खास करके उपन्यासों के आधार पर ही मूवीज़ बनती, फिल्म बनती है, क्योंकि फिल्म में कई घटनाएं दिखाई जाती है। तो वो उपन्यास का ही एक प्रकार से श्रव्य दृश्य माध्यम होता है मूवीज़ जो आजकल आ रही हैं। तो मान लेते हैं कि एक उपन्यास एक मूवी है, तो मूवी में आप देखते होंगे कि एक कहानी होती है, तो उसी कहानी को हम कथानक कहते हैं। दूसरी बात, उसमें कुछ हीरो हीरोइन होते हैं, कुछ गुंडे होते हैं, विलेन होते हैं, ठीक है, और भी कुछ मजाकिया टाइप एक रोल दे देते हैं। तो वो सब क्या होता है, चरित्र चित्र होते हैं, यानी कि पात्र। पात्र मतलब क्या होता है, जो जो है अभिनेता अभिनेत्री हीरो हीरोइन ये सब होते हैं मूवीज़ में, तो वही पात्र और चरित्र होते हैं उपन्यास में। इसके अलावा तीसरा जो आपका उपन्यास का तत्व है वो होता है कथोपकथन यानी संवाद। आप देखते होंगे कि मूवीज़ में जो है जिसको आप कथोपकथन या संवाद शैली कहते हैं उसको मूवीज़ में डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग में आप देखते हैं जैसा कि सनी देओल साहब का डायलॉग, राजकुमार का डायलॉग, ये सब लगातार फेमस होते आ रहे हैं। तो वो डायलॉग मतलब संवाद, यानी कि हीरो और विलन के बीच में क्या बातें होती है, हीरोइन और हीरो क्या बात करते हैं एक दूसरे से, ये संवाद शैली होती है एक, यानी किस प्रकार से बातचीत एक दूसरे से कर रहे होते हैं। ठीक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे उपन्यास की बात की जाए चाहे मूवीज़ की बात की जाए। तो ये होता है कथोपकथन यानी संवाद शैली। इसके अलावा होता है देश काल यानी वातावरण। देश काल यानी वातावरण मतलब कि जिस कथानक किस वातावरण का है, किस जो है देश काल का, किस स्थान का कथानक है, यानी कि कहानी किस स्थान की कही जा रही है उपन्यास में या मूवी में, तो उसी स्थान पर आप देखते हैं शूटिंग होती है। जैसे मान लेते हैं कोई कहानी अलग की है तो वहाँ पर जाकर के लोग शूटिंग करते हैं, बिल्कुल शूटिंग करते हैं, या फिर अगर वहाँ नहीं जा पाते तो उसी के जैसा कुछ आवरण बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उसमें देश काल या वातावरण का होना उपन्यासों में ज़रूरी होता है कि किस स्थान की घटना है, कहाँ की घटना है, और इसको ज़रूर एक प्रकार से मेंशन होता है उसमें। तो ये एक चौथा आपका तत्व होता है उपन्यास का। इसके अलावा भाषा शैली। भाषा शैली की अगर बात की जाए
तो भाषा शैली आप समझ रहे होंगे, भाषा शैली मतलब क्या होता है, उपन्यास की भाषा, शैली मतलब किस शैली में लिखा गया, जैसे कि वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, ऐतिहासिक शैली, मतलब कि हास्यात्मक शैली, ठीक है, और एक प्रकार से कॉमेडी टाइप की शैली, मतलब जिसको हास्यास्पद मतलब हास्यपूर्ण शैली कहते हैं। तो इसी प्रकार से कई प्रकार के तिलस्मी उपन्यास होते हैं, तिलस्मी टाइप की शैली, ठीक, विवरणात्मक, विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक, ये सब उपन्यासों के प्रकार हो सकते हैं। तो अभी उपन्यास के प्रकार को समझ, तो भाषा और शैली आपकी क्या होनी चाहिए ये भी डिनोट करता है। अगर भाषा शैली आपकी ठीक नहीं है तो फिर उपन्यास में उतनी रोचकता नहीं आ पाएगी जितनी आनी चाहिए थी। ओके। और छठवां और सबसे मुख्य जो है, जो इसका तत्व होता है वो होता है आपका उद्देश्य। उद्देश्य माने क्या होता है, जब भी कहानी का यानी कि कोई मान लेते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी आई, तो उसका एक उद्देश्य रहा कि क्या हो कि सभी लोग टॉयलेट बनवा लें, ठीक है, ये चीज़ रहा। इसके अलावा हर एक मूवी आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ सीख आपको देती है, किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके कोई मूवी बनाई जाती है। आजकल तो मूवी केवल पैसे कमाने के लिए बनाई जा रही हैं, बाकी पहले की जो मूवीज़ या नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे गली चौराहे पर आपके, उसका एक उद्देश्य होता था, या उपन्यास लिखे जा रहे थे तो इसका एक उद्देश्य होता था। जैसे झूठा सच उपन्यास लिखा गया सवाल का, तो उसका उद्देश्य ये था कि एक प्रकार से धर्म के नाम पर जो ये एक प्रकार से लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो मृत्यु हो रही है, जो एक प्रकार से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं धर्म के नाम पर, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य था उसका। इसके अलावा जो किसान के साथ हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, ये गोदान का उद्देश्य आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे हर एक उपन्यास का, हर एक कहानी का पहले एक उद्देश्य हुआ करता था। आज के कहानियों के उपन्यास की बात किए तो उतना उद्देश्य परक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मनोरंजन और ये तमाम प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो एक कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है, बिना उद्देश्य के कल्पना भी नहीं कर सकते किसी कहानी और उसकी। हालांकि उद्देश्य वो चाहे अगर ना भी चाहते हैं तो भी किसी न किसी उद्देश्य को कहीं ना कहीं पे कहानी और उपन्यास खुद ही ले आते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 तत्व आपके उपन्यास के रूप में आ जाते हैं। तो इसको आपको अवश्य जो है इन 6 तत्वों को लिख लेना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको समझा दिया, मेरे हिसाब से उपन्यास के तत्वों को आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। अब उपन्यास के प्रकार को हम थोड़ा सा समझेंगे कि उपन्यास के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अगर हम बहुत सूक्ष्म अनुशीलन करें तो हमको कई प्रकार के उपन्यासों के दर्शन होते हैं। बहुत विधिवत तरीके से, बहुत गहराई में, बहुत डीप में जाएंगे तो हमको कई प्रकार के उपन्यास दिखाई पड़ेंगे। कई प्रकार के उपन्यासों में, जैसे अगर मैं आपको बताऊं उपन्यासों में, देखिएगा आप सभी लोग, पहला तो होता है आपका सांस्कृतिक उपन्यास। सांस्कृतिक उपन्यास का मतलब क्या होता है कि ऐसा उपन्यास जिसमें संस्कृति का तत्व प्रधान होने की, संस्कृति कल्चर के बारे में उसमें बताया जा रहा हो, तो वो होता है सांस्कृतिक उपन्यास। इसके अलावा दूसरा उपन्यास होता है सामाजिक उपन्यास, जिसमें सामाजिक रीति रिवाज, रूढ़ी या इसी प्रकार से सामाजिकता के बारे में, समाज से जुड़ा हुआ, समाज के नियम, समाज के मापदंड से जो है एक प्रकार से जो उपन्यास लिखे जाते हैं उसको सामाजिक उपन्यास कहते हैं। इसके अलावा यथार्थवादी उपन्यास, यानी जो देखा उसको हूबहू वैसे ही उतार दिया, यानी कि किसी प्रकार का आदर्शवाद उसमें नहीं पिरोया गया, यानी कि किसी विचारधारा को का समर्थन नहीं किया गया, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा या मनोविश्लेषणवाद को ध्यान में रख करके, ऐसा नहीं। खुद की विचारधारा लेखक स्वयं जो देखता है उसको हूबहू यथार्थ का नग्न चित्रण प्रस्तुत करता है, वो होता है यथार्थवादी उपन्यास, यानी कि जो लेखक ने देखा उसको हूबहू बता दिया। ठीक, इसके अलावा आपका उपन्यास, चौथा उपन्यास होगा ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास, जैसे कि अगर जयशंकर प्रसाद जी की बात की है तो वो ऐतिहासिक उपन्यासों में माहिर रहे हैं, वो ऐतिहासिक उपन्यास बहुत लिखे हैं। यानी इतिहास की जो कहानियाँ हैं, इतिहास की जो चीज़ें हैं, उसको एक प्रकार से साहित्यिक शैली प्रदान करना, साहित्य में करना, यानी इतिहास को आधार बना करके जब उपन्यास लिखा जाता है तो उसको ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक उपन्यास में आप देखिए ईला चंद्र जोशी, अज्ञे, ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोविश्लेषणवाद का समर्थन करते हैं। सिगमंड फ्रायड एक व्यक्ति था, तो उसका समर्थन, मतलब उसने दिया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, तो उसी की विचारधारा पर रहे मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का एक प्रकार से शुरुआत होती है हिंदी में। और खास करके प्रयोगवाद, यानी 1943 के बाद में आप देखेंगे इस प्रकार के उपन्यासों की रचना होनी प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद में आप देखिएगा छठवां उपन्यास होता है राजनीतिक उपन्यास।
राजनीतिक उपन्यास की बात की है, यानी कि जिसमें पॉलिटिकल से संबंधित, जैसे कि आप देखेंगे जो झूठा सच है, ये पॉलिटिकल उपन्यास आप यानी कि पॉलिटिकल नॉवल बोल सकते हैं, राजनीतिक उपन्यास है, क्योंकि राजनीति के तमाम प्रकार के पहलुओं का अध्ययन इसमें या फिर उसमें तमाम प्रकार के पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है इस उपन्यास के माध्यम से। ठीक है, तो राजनीतिक उपन्यास इसको कहेंगे। 7वां उपन्यास है प्रयोगात्मक उपन्यास। प्रयोगात्मक उपन्यास का मतलब क्या होता है, जिसमें आप प्रयोग कर रहे हो कोई, ठीक है, तो वो प्रयोगात्मक उपन्यास हो गया। इसके अलावा आप देखते हैं तिलस्मी उपन्यास। 8वां होगा तिलस्मी उपन्यास। तिलस्मी उपन्यास को हम ही जादुई उपन्यास भी कहते हैं, यानी जिसमें जादू टोने से चंद्रकांता उपन्यास हो गया। ठीक, चंद्रकांता उपन्यास आपको पता होगा, ये जादुई उपन्यास है। तिलस्मी उपन्यासकार में सबसे अगर नाम किसी का आता है तो किसका आता है, देवकीनंदन खत्री जी का ही आता है। वो तिलस्मी उपन्यास के कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे सबसे सजग और सबसे एक प्रकार से वो रहे हैं, वो तिलस्मी उपन्यास के कारण ही फेमस रहे हैं। ठीक, और मनोरंजनात्मक उपन्यास रहे हैं। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों की रचना इन्होंने करी और पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन भी किया देवकीनंदन खत्री जी ने। चंद्रकांता 1891 ईस्वी में आया था और इसके खातिर आप देखेंगे कि अंग्रेजी या फिर जो हिंदी नहीं जानते थे, उन्होंने हिंदी सीखी थी इसको पढ़ने के लिए। चंद्रकांता संतति उपन्यास भी लिखा। काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ये सब जो हैं ये जादुई उपन्यास होते हैं, तिलस्मी उपन्यास उसी को कहते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक उपन्यास। वैज्ञानिक उपन्यास की बात की तो वैज्ञानिक तत्वों की प्रधानता जिसमें होती है वैज्ञानिक उपन्यास होते हैं। 10वां उपन्यास धार्मिक उपन्यास। कुछ ऐसे उपन्यास होते हैं जो कि धर्म को ध्यान में रख करके लिखे जाते हैं, धार्मिक चीज़ों पर व्यंग्य किए जाते हैं, कि मतलब कि धार्मिकता को धर्म को ध्यान में रख कर लिखे गए उपन्यास को हम धार्मिक उपन्यास कहते हैं। 11वां उपन्यास आपका है लोक कथात्मक उपन्यास। लोक कथात्मक मतलब कि जब हम किसी उपन्यास में जो लोक कथाएं होती हैं, उन लोक कथाओं को ध्यान में रख करके जब हम उपन्यास की कथा को लोक कथाओं से जोड़ देते हैं, या लोक कथाओं को ध्यान में रख करके जब हम उपन्यास के कथानक पर विचार करते हैं, तो उस प्रकार के उपन्यास को हम लोक कथात्मक उपन्यास कहते हैं। इसके अलावा आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास का मतलब होता है आपका जैसे कि गाँव से संबंधित जो उपन्यास होता है, गांव की चीज़ों के बारे में विस्तार से समझाना, जैसे कि फणीश्वरनाथ रेणु जो हैं ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जो है ये पूर्ण रूप से आंचलिक उपन्यासकार ही हैं। इन्होंने अपने जो है उसमें अंचल विशेष का यानी गाँव के परिवेश का वर्णन किया है, तो उन्हीं को आंचलिक उपन्यास कहें। स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो जाती है उसके बाद में आंचलिक उपन्यास जो है लिखे गए थे, उसमें फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल जो है उपन्यास 1954 ईस्वी में लिखा गया। ये एक प्रकार से मुख्यतया आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आ सकता है। इसके अलावा पार्थिव पटकथा 1957 में, ये भी बिहार के ग्रामीण अंचल के रहन सहन, रीति रिवाज, राजनीतिक अवस्थाओं मतलब कि अवस्थाओं इन सभी के बारे में वर्णन करता है। और इसके अलावा नागार्जुन रतिनाथ की चाची इन्होंने लिखा, बलचन्मा, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे, ये सब उपन्यास भी आंचलिक उपन्यास हैं। उदय शंकर भट्ट की बात की है तो सागर लहरें और मनुष्य, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, ये सब क्या है, ये सब ग्रामीण परिवेश को आधार बना करके लिखे गए उपन्यास हैं। जैसे कि आधा गांव राही मसूमदार रजा का है, अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह का है, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी का है, बबूल विवेकी राय का है, पानी के प्राचीर रामदर्श मिश्रा का है, रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव का है। ये सब आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो आंचलिक उपन्यासकारों में आप फणीश्वरनाथ रेणु का नाम बहुत ही अग्रणी ले सकते हैं। इसके अलावा आता है रोमानी उपन्यास। रोमानी मतलब एक प्रकार से प्रेम से संबंधित जो उपन्यास होते हैं उसी को रोमानी उपन्यास कहते हैं। रोमानियत से संबंधित, खास करके छायावाद में लिखे गए उपन्यास को रोमानियत से संबंधित उपन्यास कहते हैं। छायावाद में रोमानियत का एक गहरा प्रभाव आप देखते हैं काव्य में पड़ता है, तो उसी तरीके से आप देखेंगे गद्य में भी रोमानियत उपन्यास लिखे गए। ठीक, रोमांटिक जिसको आप बोल सकते हैं एक प्रकार से। इसके अलावा कथानक प्रधान उपन्यास, जिसमें कथा प्रधान कहानी को विशेष ध्यान रख करके, इसमें कहानी हो मुख्य रूप से, कहानी ही एक प्रकार से उपन्यास का रूप धारण कर ले, यानी कथानक जिसमें प्रधान हो, कथानक प्रधान उपन्यास। इसके अलावा होता है चरित्र प्रधान उपन्यास, जैसे कहानी में मैंने बताया था कैटेगराइजेशन क्या था, ठीक उसी प्रकार से चरित्र प्रधान जिसमें चरित्र की प्रधानता हो। जैसे कोई ऐसा उपन्यास जिसमें चरित्र यानी कि उस बहुत ज़्यादा, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा ये बाणभट्ट पर ही मुख्य रूप से केंद्रित है, शेखर एक जीवनी शेखर पर ही केंद्रित है। तो ये सब चरित्र प्रधान जो एक प्रकार से उपन्यास बोल सकते हैं। इसके अलावा 16वां उपन्यास आपका है वातावरण प्रधान उपन्यास। वातावरण प्रधान उपन्यास में वातावरण की प्रधानता होती है, क्षेत्र विशेष की प्रधानता होती है। ठीक है,
इसके अलावा आप देखते हैं महाकाव्यात्मक उपन्यास कुछ होते हैं जो कि महाकाव्यात्मक शैली में लिखे गए होते हैं। तो महाकाव्यात्मक उपन्यास होते हैं कि जीवन की सारी गाथा, किसी व्यक्ति के जीवन की समस्त गाथाओं को उसमें समाहित कर दिया जाए और गद्य शैली में लिखा जाए, तो महाकाव्यात्मक उपन्यास हो गए। तो ये उपन्यास के लगभग 17 प्रकार जो कि मैंने बताया, बहुत अगर डीप नॉलेज रखेंगे तो इतने होते हैं। आप इनमें से 4-5 भी अगर लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। तो अवश्य आप प्रयास करेंगे कि इनमें से 4-5-6 तो आपको याद ही हो जाए। ओके, आगे देखते हैं। इसके अलावा और भी आपके देखिएगा लगभग और भी उपन्यासों की स्टडी मैंने रखी है। आप देखेंगे जैसे कि ये देखिए जासूसी उपन्यास। जासूसी उपन्यास भी बड़ा एक प्रकार से फेमस रहा है। जासूसी पर जैसे देखिएगा, अब मूवीज़ वगैरह आप लोगों ने बहुत देखी होगी। जासूसी होती है उसमें, मूवीज़ में आप देखते हैं ना जासूसी की, मतलब कि उसके पीछे मतलब एकदम से किसी चीज़ कोई मतलब कि कोई हीरो की लड़की या हीरोइन के का कोई छोटा भाई गायब हो जाता है, फिर उसके बाद में जासूसी टाइप का राव एजेंट टाइप की जो मूवीज़ बनती हैं वो जासूसी उपन्यास का ही एक उदाहरण है। तो जासूसी उपन्यास जो है ये इसी में आप देखिएगा आता है। जासूसी उपन्यास में खास करके आप देखेंगे कि एक प्रकार से जासूसी टाइप का काम किया जाता है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार से उपन्यास का ही एक अंग होता है। इसके अलावा समस्या प्रधान उपन्यास। समस्या प्रधान उपन्यास की बात करें तो जिसमें समस्या की प्रधानता हो, जैसे कि गोदान उपन्यास जो है वो समस्या प्रधान उपन्यास कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें एक समस्या, कृषक जीवन की समस्या, ऋण की समस्या, इन तमाम प्रकार की समस्या को, या धर्म की समस्या या जाति की समस्या, इन तमाम प्रकार की समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया गया, तो इसमें समस्या प्रधान उपन्यास हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे भाव प्रधान उपन्यास, जिसमें भावों की प्रधानता हो, जिसमें विचारों की प्रधानता, मतलब कि इसमें भाव यानी जो आंतरिक तरीके से निकल रहे भाव होते हैं उनकी प्रधानता हो, जिसमें इमोशन का ध्यान रखा जाता हो, उस उपन्यास को हम भाव प्रधान उपन्यास कहेंगे। 21 नंबर उपन्यास आपका है आदर्शवादी उपन्यास। आदर्शवादी उपन्यास का मतलब होता है कि ऐसा उपन्यास जो कि किसी विचारों पर, जैसे कि मार्क्सवाद पर लिखा गया, या मनोविश्लेषणवाद पर, या गांधीवाद पर, यानी कि किसी आदर्श व्यक्ति पर, आदर्श विचार पर, या आदर्श वस्तु पर लिखे गए उपन्यास खास करके आदर्शवादी उपन्यास कहे जाते हैं। इसके अलावा नीति प्रधान, जिसमें नीति की प्रधानता, जिसमें ज्ञान दिया जाता हो खूब, तो वो होता है नीति प्रधान उपन्यास। इसके अलावा आता है आपका लास्ट 23वां प्राकृतिक उपन्यास, यानी कुछ ऐसे उपन्यास होते हैं जो कि प्रकृति यानी नेचर से संबंधित होते हैं, जिसमें प्राकृतिक चीज़ों के बारे में वर्णन किया जाता है, तो प्राकृतिक उपन्यास होते हैं। तो इस प्रकार से आपने उपन्यास के प्रकार को जाना। अब हम समझेंगे उपन्यास का विकास। ठीक है, उपन्यास के विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार उपन्यास का विकास हम कैसे जान सकते हैं। देखिए, शुरुआत से अगर हम पढ़ेंगे इसको, ठीक, देखिए आधुनिक काल में अगर बात की है उपन्यास के विकास की, तो आधुनिक काल में विकसित गतिविधियों में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उपन्यास का विकास भी आधुनिक काल में ही हुआ। जिस प्रकार से आप देखते हैं निबंधों का, नाटकों का, कहानी का, इन सभी का विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार से उपन्यासों का विकास भी आकर के आधुनिक काल में ही होता है। और हिंदी गद्य का विकास मुख्य रूप से अगर एक शब्द में बोला जाए कि हिंदी गद्य का विकास, तो ये उपन्यास या फिर उसमें सब आ जाते हैं। तो हिंदी मतलब कि हिंदी उपन्यासों का विकास आप देखिएगा, या हिंदी गद्य का विकास, ये आधुनिक काल में ही होता है 1850 के बाद। ओके, तो आधुनिक काल में मतलब विकसित गतिविधियों में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी और बांग्ला उपन्यासों को दिया था, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी और बांग्ला उपन्यासों की लोकप्रियता से हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में, इन्होंने चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभालते हैं, और उसके बाद से इन्होंने भाषा के परिमार्जन पर, और एक कवि का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक लेखक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, अगर वो लेखक लिख रहा है, चाहे वो गद्य रचना लिख रहा है, चाहे वो कवि मतलब कि एक प्रकार से कविताएं लिख रहा है, काव्य रचनाएं लिख रहा है, तो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक निबंध लिखा। और खास करके उपन्यास को ध्यान में रख करके एक उपन्यास जो है इन्होंने एक निबंध लिखा, उसका नाम है उपन्यास रहस्य। उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया गया है कि उपन्यास के प्रचलन का विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही जाता है, जिनसे प्रेरणा लेकर के हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी है। बाल कृष्ण भट्ट की बात किया है तो बाल कृष्ण भट्ट जो थे उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए लिखा कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का जो है लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। ये बालकृष्ण भट्ट का कथन है, ये भी उपन्यासकार रहे हैं।
हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों से माना जाता है। अनुदित माने कि अंग्रेजी का हमने हिंदी में अनुवाद करके उस उपन्यास को किया, तो ये अनुदित ग्रंथ होते हैं। 1853 ईस्वी में बंशीधर द्वारा थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास, थॉमस डे एक व्यक्ति है, उपन्यासकार हैं अंग्रेजी के, तो उनका एक उपन्यास था सैंडफोर्ड एंड मर्टन। उस उपन्यास का इन्होंने बंशीधर जी ने 1853 ईस्वी में अनुवाद किया तथा डॉक्टर जॉनसन के उपन्यास रासेलाल का हिंदी में अनुवाद इन्होंने 1879 ईस्वी में किया। ठीक, तो इस प्रकार से अंग्रेजी के उपन्यासों का हिंदी में क्या हुआ, अनुवाद हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। हिंदी लेखकों को ये भी पता चला कि हमको भी उपन्यास अब लिखना चाहिए, तो इस प्रकार को ध्यान में रख करके उन लोगों ने उपन्यास को, हिंदी के जो लेखक है उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। इसमें सबसे पहले की बात की जाए प्रथम, तो उसमें बात की हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है हमेशा से। तो क्या मतभेद रहा है, जैसे कि इस संबंध में जिन दो उपन्यासों का नाम लिया जाता है वे हैं जैसे श्रद्धाराम फिलोरी कृत जो भाग्यवती उपन्यास है, 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। तो इस उपन्यास को पहला मौलिक उपन्यास कहा जाए, या लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी में लिखा गया जो है, इसको पहला उपन्यास कहा जाए। तो मेरे हिसाब से या विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने जो है भाग्य मतलब कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 में लिखा गया लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित, इसमें से प्रथम उपन्यास में वही कहा जाता है जो एक प्रकार से परीक्षा गुरु को। ओके, प्रथम उपन्यास कौन है मौलिक, वो परीक्षा गुरु ही। एग्जाम में पूछेगा तो क्या लगाएंगे, परीक्षा गुरु। तो इसमें से प्रथम उपन्यास में सुधारवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है तथा द्वितीय उपन्यास में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश वृत्ति का आधार ग्रहण किया गया है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे जो प्रथम उपन्यास में है उसमें सुधारवादी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, श्रद्धाराम फिल्लौरी वाले में भाग्यवती में सुधारवादी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जबकि आप देखेंगे परीक्षा गुरु में तो उपदेश दिया गया है खास करके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो परीक्षा गुरु मुख्य रूप से आपका पहला उपन्यास कह सकते हैं मौलिक टाइप का। इसके अलावा आप देखिएगा हिंदी उपन्यास के विकास का अध्ययन करने के लिए हम उसको 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण, चूंकि प्रेमचंद जी को ही आधार हम बनाएंगे, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद जी, तो प्रेमचंद जी से जन्म से पहले यानी प्रेमचंद जी जब उपन्यास नहीं लिख रहे थे उससे पहले कुछ उपन्यासों की रचना हुई उसके बारे में, तो उसको हम प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास काल कहेंगे। और प्रेमचंद के समकालीन नहीं, प्रेमचंद युग जब हुआ, प्रेमचंद के समय काल में जिन्होंने उपन्यास लिखा उनके समकालीन, उसको हम प्रेमचंद युग के उपन्यासकार कहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद जी के बाद ही उपन्यास जो है लिखे गए, तो उसके बारे में भी। तो इस प्रकार से 3 टाइप हम बांटेंगे, 3 चरण। प्रेमचंद जी को हिंदी उपन्यासों में केंद्र बिंदु मान लें तो 3 चरण हमारे समक्ष आते हैं। पहला आएगा आपका क्या, पहला आप देखिएगा प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास यानी प्रेमचंद से पहले हिंदी उपन्यास। इसके अलावा प्रेमचंद कालीन हिंदी उपन्यास और तीसरा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो इस प्रकार से इन 3 उपन्यासों के बारे में 3 ये काल विभाजन के तौर पर आप हम देखेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास रहा है उसकी क्या विशेषता रही है और इसमें कौन कौन से जो है कवि कौन कौन से जो लेखक हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है, तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और वैसे आप सभी लोग तो वीडियो को लाइक ही कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हो। ओके, चलिए, तो एक प्रकार से हम इसको समझने के लिए तत्पर होते हैं और हिंदी उपन्यास के काल विभाजन और उसके विकास यात्रा को हम समझते हैं कि आखिरकार प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास की क्या स्थिति थी, प्रेमचंद के आने पर इसकी उपन्यास की स्थिति क्या में सुधार हुआ और उनके बाद में किस प्रकार के उपन्यासों की रचना हुई, और आज उपन्यास क्या कि ठीक ठाक मात्रा में जो है विकसित हो चुका है, विकास हो चुका उपन्यास का, विकास हुआ तो कैसा रहा, वो एक प्रकार से उससे हम संतुष्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कि आखिरकार हिंदी उपन्यास का विभाजन जो हमने बताया आपको कि प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, तो इसके तमाम पहलुओं पर हम कैसे चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि प्रेमचंद से पूर्व उपन्यासों की क्या स्थिति थी और प्रेमचंद के बाद में क्या हुई है और प्रेमचंद के समय में क्या थी। तो सबसे पहले प्रेमचंद से पूर्व उपन्यासों की स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास यानी प्रेमचंद से पूर्व उपन्यासों की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था
और अभी तक उपन्यास विधा का अपना स्वरूप जो है ग्रहण कर नहीं मतलब करी हुई नहीं थी। अपना स्वरूप ग्रहण करने के तौर पर अग्रसर हो रही थी, आगे बढ़ रही थी, लगातार विकास हो रहा था। और इस काल में खास करके लिखे गए उपन्यास में आप देखिएगा तो सुधारवादी उपन्यास लिखे गए, उपदेशवादी उपन्यास लिखे गए। तो ये तमाम प्रकार की प्रवृत्ति आप देखेंगे दिखाई पड़ेगी। तो इस युग में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से चलित होते और उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही माना जा सकता है। तो मुख्य रूप से जो प्रेमचंद से पहले उपन्यास लिखे जा रहे थे उनका मतलब था कि समाज में सुधार हो, सुधारवादी उपन्यास, और उपदेश देते थे। उस उपन्यासों में अपने विचारों के माध्यम से उपदेशात्मक निबंध लिखे जा रहे थे। इसके बाद में क्या हुआ कि और मनोरंजन का मुख्य उद्देश्य रखा जाता था। श्रद्धाराम फुल्लौरी और लाला श्रीनिवास दास के उपन्यासों को जब आप पढ़ेंगे तो इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें यही सब चीज़ें सुधारवादी और उपदेशात्मक प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा आप देखिएगा जैसे कि इस काल में प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यासों में तमाम प्रकार के उपन्यास लिखे गए, जैसे कि इस युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक हुई। सामाजिक उपन्यास मैंने कैटेगरी में बताया था जिसमें सामाजिकता का बोध होता है। सामाजिकता का बोध आप देखते हैं कि सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आप देखिएगा जो है ऐतिहासिक में ऐतिहासिक मतलब चीज़ों पर फोकस, तिलस्मी माने जादुई, जासूसी माने एक प्रकार से जासूस पर आधारित हो चीज़ें, तो वो चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए इसमें जो है उपन्यासों में तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों की रचना आप देखेंगे इसमें अधिक होती है और जिनका जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाई पड़ता है। तिलस्मी उपन्यासों में आप देखेंगे बीच बीच में प्रेम का चित्रण भी देखने को आपको मिल जाएगा, किंतु उपन्यासकार जो हैं इसका मूल उद्देश्य जो रहा है ये रहस्य रोमांच की अय्यारी और तिलस्मी दुनिया में ले जा करके पाठकों को चमत्कृत करना होता था। और इस प्रकार से इस काल के उपन्यासकारों में आप नाम देखिएगा पंडित बालकृष्ण भट्ट हो गए हैं। इनके 3 उपन्यास हैं। रहस्य कथा हो गई 1879 में, और नूतन ब्रह्मचारी 1886 में, एक अजानसो सुजान 1892 ईस्वी में। ये इस युग के बढ़िया उपन्यासकार हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। इनके 3 उपन्यास हैं और ये उपन्यास में आप देखिएगा तो सुधारवादी और उपदेशात्मक उपन्यास, चाहे नूतन ब्रह्मचारी की बात की जाए, चाहे रहस्य कथा की, चाहे एक अजानसो सुजान की। तो उसके बाद में एक भारतेंदु जी के मित्र थे, उनका नाम है ठाकुर जगन मोहन सिंह। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में मैंने बता दिया। ठाकुर जगन मोहन सिंह की अगर बात की जाए तो ठाकुर जगन मोहन सिंह जो हैं इनका एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न में आप देखिएगा एक बहुत बड़ा उपन्यास है, बृहद उपन्यास है। 1888 में इसकी रचना होती है, ठीक है। और इसका जो मुख्य विषय रहा है, प्रतिपाद्य विषय रहा है, यानी वो रहा है राधा कृष्ण प्रेम। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण इन्होंने रीतिकालीन जो पद्धति रही है उसी रीतिकालीन पद्धति का आधार बना करके इन्होंने उसकी रचना करी है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा लज्जाराम मेहता ने भी सुधारवादी ढंग से एक प्रकार से धूर्त रसिक लाल नाम का एक उपन्यास लिखा, ठीक। इसके अलावा और स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, ये उपन्यासकार है। बिगड़ेगा सुधार, आदर्श हिंदू, ये सब उपन्यासकार लज्जाराम मेहता। तो ये आप देख सकते हैं कि दुर्व्यसनों, सामाजिक बुराइयाँ, इन सभी से संबंधित जो उपन्यास हैं ये लिखे जा रहे थे। इसको लिखा लज्जाराम मेहता जी ने, ठीक। तो राधा कृष्ण दास की अगर बात की जाए, राधा कृष्ण दास भी इस उपन्यास मतलब कि इस काल के एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप देखते हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री के बारे में तो मैंने आपको बताया भी था। ओके, देवकीनंदन खत्री कौन है भाई? उनका नाम तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये जो है तिलस्मी उपन्यासकार, जादुई उपन्यासकार। इन्होंने लिखा चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ओके, इसके अलावा आप देखिएगा जो जासूसी निबंध होते हैं उसमें गोपाल राम गहमरी का नाम बहुत फेमस है। गोपाल राम गहमरी जो है इस जासूसी उपन्यासों के श्री गणेश का श्रेय इन्हीं को जाता है। और आप देखिएगा कि अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास लेखक आर्थर कॉनन डॉयल से बेहद प्रभावित थे गोपाल राम गहमरी। और गहमरी की उपन्यासों में आप देखिएगा जैसे कि सरकटी लाश, इन्हीं का उपन्यास है। गोपाल जो है राम गहमरी का ही 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता सरकटी लाश का। जासूस की भूल 1901 ईस्वी में, जासूसी पर जासूसी 1904 ईस्वी में इन्हीं का उपन्यास है।
गुप्त भेद 1913 ईस्वी में, जासूस की एयारी 1914 ईस्वी में। ये सब उपन्यास जासूसी पर आधारित हैं। ये इन्होंने इन उपन्यासों ने खास करके विशुद्ध मनोरंजन का ही कार्य किया, केवल मनोरंजन के ही दृष्टि से उल्लेखनीय थे। और जासूसी उपन्यासों में किशोरीलाल गोस्वामी का भी नाम आ सकता है। किशोरीलाल गोस्वामी ने भी जासूसी उपन्यासों की रचना करी है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि जिंदे की लाश किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है, और तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, यकूती तख्ती, ये सब उपन्यास। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये इसमें तमाम प्रकार के उपन्यास लिखे गए, जासूसी टाइप के भी। ठीक है। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात की जाए तो द्विवेदी युग में आप देखेंगे ये उपन्यासकार, द्विवेदी युग के समय के उपन्यासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये कवि भी रहे हैं और लेखक भी रहे हैं। और इनकी बात की जाए तो इन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि एक पहला उपन्यास इनका है ठेठ हिंदी का ठाठ, 1899 ईस्वी में का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। इसके अलावा अधिखिला फूल 1907 ईस्वी में लिखा। तो ये 2 उपन्यासकार इनके हैं। ठेठ हिंदी के ठाठ में आप देखिएगा हिंदू समाज की जो कुरीतियाँ हैं उन पर प्रहार किया इन्होंने। और जो द्वितीय उपन्यास इनका है अधिखिला फूल, उसमें इन्होंने एक जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया है। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों ही उपन्यास सुधारवादी परंपरा से हम जोड़ सकते हैं। तो ये द्विवेदी काल के उपन्यासकार हैं कौन? देवकीनंदन खत्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके अलावा लज्जा राम शर्मा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, लज्जा राम शर्मा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। लज्जा राम शर्मा के बारे में मैंने बताया आपको, बिल्कुल बताया होगा। लज्जा राम शर्मा भी, लज्जा राम मेहता या शर्मा, मतलब शायद मेहता ही है, उन्होंने सुधारवादी रचनाकार मतलब की रचनाएँ लिखी हैं। लज्जा राम शर्मा की बात की है तो वो एक लज्जा राम मेहता अलग हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। लज्जा राम मेहता की अगर बात की है तो उनकी रचनाएं हैं जैसे कि रसिक लाल हो गई, धूर्त रसिक लाल। ठीक है। इसके अलावा जो है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये सब रचनाएं हैं, तो वो अलग है। और एक लज्जा राम शर्मा जी हैं, लज्जा राम शर्मा की अगर बात की, हाँ लज्जा राम शर्मा की अगर बात की जाए तो लज्जा राम शर्मा जी जो हैं इनकी रचनाएं जैसे आदर्श दंपति, आदर्श सिंधु, बिगड़े का सुधार, ये सब रचनाएं मेरे हिसाब से, वैसे लज्जा राम मेहता या लज्जा राम शर्मा ये दोनों एक ही आप बोल सकते हो। चूँकि क्या हुआ है कि कहीं कहीं पर आप देखिएगा, कहीं कहीं किताबों में, अलग अलग किताबों में आप देखेंगे कहीं पर लज्जा राम मेहता है, कहीं पर लज्जा राम शर्मा है। तो जो भी कुछ हो आप इसको समझ लीजिएगा, दोनों एक ही हैं। मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि दोनों अलग अलग हैं, चूँकि शायद तो लेकिन लज्जा राम शर्मा की ही रचना आदर्श दंपति है, लज्जा राम मेहता की भी रचना आदर्श दंपति, मतलब आप देखिएगा दोनों की रचनाएं। तो मेहता और शर्मा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसमें, चूँकि ये सब उतने ज़्यादा फेमस उपन्यासकार तो हैं नहीं जिसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, ना आपको इनके बारे में कभी प्रश्न आएगा लिखने के लिए। लेकिन मैं एक्चुअली पढ़ा रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता दिया इन सभी के बारे में, चूँकि ये लोग भी रहे हैं। तो आदर्श दंपति, आदर्श सिंधु, बिगड़े का सुधार, ये सब जो है लज्जा राम शर्मा या लज्जा राम मेहता का ही उपन्यास है। मनन द्विवेदी भी एक इसी काल के उपन्यास है, मनन द्विवेदी की बात की जाए तो इनका रामलाल नाम का उपन्यास फेमस है। इसके अलावा राधिका रमण प्रसाद सिंह की बात की है तो इनका भी एक उपन्यास है प्रेम लहरी। ये सब उपन्यासकार हैं जो कि हिंदी उपन्यासों में प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास की रचना लिख रहे थे। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा हिंदी उपन्यासों का जो प्रथम चरण रहा है उसमें उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य जो रहा है वो मनोरंजन और समाज का सुधार किया जाए, ये रहा है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इन उपन्यासों में आप देखिएगा वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, संवादात्मक, इन तमाम प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से उपन्यासों का एक ढांचा बन चुका था इस काल में। उसके बाद में आता है जो है प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंद युग आता है। प्रेमचंद युगीन उपन्यास की अगर बात की हिंदी उपन्यासों में तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर जो है युग का नाम भी रखा गया है। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में अगर बात की है तो चूँकि प्रेमचंद हिंदी उपन्यासों में प्रेमचंद महान प्रतिभा रखते हैं, युग परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं और सही अर्थों में उन्होंने हिंदी उपन्यास का शिल्प का विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार आप देखिएगा जनता की जो समान समस्याएं थीं उन समस्याओं को कलात्मक अभिव्यक्ति दी गई। इन्होंने ही जीवन की मतलब जो जिनको कहीं ना कहीं पे साहित्यिक लेखनी जिनसे बहुत दूर भागती रही उनको इन्होंने अपने नज़दीक बुलाया और उन पर रचनाएं इन्होंने लिखने प्रारंभ करी। प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उपन्यासों की रचना की बात की तो कई सारे उपन्यास लगभग इनके उपन्यासों की बात
बात किया, सेवा सदन, सिपेरे, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, लगभग 7-8 उपन्यास, 9 उपन्यासों की रचना इन्होंने करी। तो कुल मिलाकर के आपको पता होगा कि प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। कृषक समस्या से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है, प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, एक प्रकार से शोषण के प्रति, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, इन सभी विषयों से संबंधित हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंद के संदर्भ में कहते हैं कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा और भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख, सूझबूझ, इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद के आप उपन्यासों को अगर पढ़ेंगे तो आप सब चीज़ों को जान पाएंगे। तो प्रेमचंद ही नहीं बल्कि प्रेमचंद के युग के भी जो उपन्यासकार हैं उन लोगों ने इस प्रकार की रचनाएं लिखी। क्यों ऐसी रचनाएं लोग लिख रहे थे? क्योंकि उसी समय आप देखेंगे प्रगतिवाद जो विचारधारा हिंदी साहित्य में अपना रूप धारण कर रही थी। प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना होती 1935 ईस्वी में, अध्यक्ष होते हैं उसके प्रेमचंद जी ही। तो प्रेमचंद जी के अध्यक्ष में जितने भी लोगों ने वहाँ पर जो है अध्यक्षता चूँकि प्रेमचंद जी ने की तो इनके विचारों को लोगों ने फॉलो किया होगा और उस पर रचनाएं बहुत सारी लिखी गई। यहीं से प्रगतिवाद की शुरुआत होती 1935 ईस्वी के आसपास से ही आप देखिएगा। और प्रगतिवाद एक नई विचारधारा लेकर के आती जिसमें मार्क्सवाद का प्रभाव आप देखिएगा खूब दिखाई पड़ेगा। तो पूरा का पूरा मार्क्सवाद आप देखिएगा हिंदी साहित्य पर आकर के छपता है और रचनाओं में दिखाई पड़ता, चाहे वो काव्य की रचनाएं हो चाहे वो गद्य की रचनाएं हो। तो उसी समय चूँकि ये प्रेमचंद के युग के भी उपन्यासकार रहे तो इसीलिए प्रेमचंद के युग के जो उपन्यासकार हैं उन पर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की छाप दिखाई पड़ेगी कहीं ना कहीं पे। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासों की अगर बात की तो कई सारे उपन्यासकार इनके समकालीन आते हैं, जैसे कि जो है जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो प्रेमचंद के काल के ही रहे जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में आप देखिएगा जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जयशंकर प्रसाद, और काव्य भी लिखा इन्होंने, कई सारे नाटकों की रचना करी और हर एक क्षेत्र में सफलता इन्होंने पाई। उपन्यास रचना भी करी, जैसे कि कंकाल 1929 ईस्वी में लिखा, तितली 1934 में, ये 2 उपन्यासों की रचना इन्होंने करी है। इरावती एक उपन्यास ही है जो कि इनका एक अधूरा उपन्यास है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हो पाया था, जिससे वे अपनी अकाल मृत्यु के कारण से उनकी चूँकि 1947 ईस्वी तक आते आते उनकी मृत्यु हो गई थी तो इसलिए उसको नहीं लिख पाए थे। कंकाल में प्रसाद जी के व्यक्तित्व की उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया है। तितली उपन्यास में इन्होंने प्रेम के आदर्श के स्वरूप की व्याख्या करी है। तो इस प्रकार से जो है प्रसाद के उपन्यासों में नाटकीयता अधिक दिखाई पड़ेगी, भाषा अलंकृत दिखाई पड़ेगी, चरित्रांकन इन्होंने सूक्ष्म तरीके से नहीं किया है, जितना प्रेमचंद के उपन्यासों में आप देखेंगे उतना ही प्रसाद जी के उपन्यासों में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रसाद जो है एक प्रकार से ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना या फिर एक प्रकार से उतना ज़्यादा उपन्यासों में ख्याति इनको नहीं मिली जितना नाटकों में, या नाटकों में भी उतना नहीं मिली जितना इनको काव्य में मिली है। ओके, काव्य में इनका दूसरा रामचरितमानस आप देखते हैं जो है क्या बोलते हैं कामायनी महाकाव्य को मिला। तो इसके अलावा और दूसरे व्यक्ति हैं बिशंबर शर्मा कौशिक। बिशंबर शर्मा कौशिक के 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, एक पहला है भिखारड़ी, दूसरा है माँ। ये दोनों उपन्यास बड़े फेमस हैं। भिखारड़ी उपन्यास में उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथानक बना करके लिखा। इसके अलावा जो माँ उपन्यास है उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण करते हुए जो वैश्यालय बने हुए हैं यानी वैश्या के जो घर हैं उनके वातावरण को दिखाने का प्रयास किया है। वैश्यावृत्ति चूँकि उस समय प्रबल थी, अपने चरम पर थी, तो उसको दिखाने का प्रयास किया। इसके अलावा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री भी इन्हीं के युग के यानी प्रेमचंद के समकालीन ही उपन्यासकार हैं। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की बात की जाए तो इनकी रचनाओं में आप देखिएगा इतिहास पुराण से कथानकों को इन्होंने लिया है और काल्पनिक पात्रों के द्वारा उसको सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करने वाले उपन्यास के तौर पर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने तमाम प्रकार की चीज़ों को देखा, मतलब जाना, यानी कि जो इसमें आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं उनके उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इतिहास पुराण की कथाएं हैं उन्हीं को आधार बना करके इन्होंने लिखा, जैसे कि वैशाली की नगर बधू, वयाम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरवेद, अपराजिता, ये सब उपन्यास किसके हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के ही हैं, जिन्होंने एक प्रकार से हिंदी साहित्य में उपन्यास को एक प्रकार से
संजोया, एक प्रकार से समृद्धि प्रदान करी। इसके अलावा प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में नाम आता है प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का। प्रताप नारायण श्रीवास्तव की अगर बात की जाए तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव आप सभी को पता होगा। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास आदर्शवादी परंपरा से जुड़े हुए थे। 1929 में एक उपन्यास इनका आया विदा, वो उपन्यास 1937 में विजय नामक उपन्यास इन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विकास, विसर्जन, बेक्सी का मजार, ये सब इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और अंतिम उपन्यास इनका जो रहा है उसमें उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के चरित्र को चित्रित किया है। 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में उजागर करने का प्रयास भी इन्होंने किया है। इसके अलावा आते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र की बात की जाए तो इनके उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया गया है। समाज की जो यथार्थ चीज़ें हैं उसका नग्न चित्रण किया गया है इनके उपन्यासों में। हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार अगर किसी को कहेंगे तो इन्हीं को कहेंगे, यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र जी को ही कहेंगे। ये विवादित उपन्यासकार रहे हैं, ठीक है। ये हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार कहे जाते हैं ये, ओके। चूँकि इनकी उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो समाज के उस वर्ग का चित्रण इन्होंने किया है जो पतित वर्ग है, जैसे कि बेश्या वर्ग के को इन्होंने आधार बना करके उनकी सपाट बयानी अधकचरे नवयुवकों की रुचि को विकृत करने के दोष से बच नहीं पाई है। उग्र के कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों की अगर बात की जैसे कि चंद हसीनों के खतूत 1927 में इन्होंने लिखा। इसके अलावा दिल्ली का दलाल 1927 में, जो है बुधुआ की बेटी 1928 में, शराबी उपन्यास 1930 ईस्वी में, सरकार तुम्हारी आंखों में 1936 ईस्वी में लिखा, जीजा जी उपन्यास 1944 ईस्वी में लिखा, फागुन के दिन 1955 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे। आगे देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा की अगर बात की जाए तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार अगर किसी को कहेंगे तो वृंदावन लाल वर्मा जी को कहेंगे। इनका ऐसे उपन्यास है गढ़ कुंडार 1929 में लिखा, ठीक है। विराटा की पद्मिनी 1936 में, झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है 1946 ईस्वी में लिखा। मृगनयनी उपन्यास 1950 ईस्वी में है। टूटे काटे 1954 ईस्वी में, ये सब उपन्यास इन्हीं की है। माधव की सिंधिया, ठीक है, ये 1957 ईस्वी में प्रकाशन में आया। तो ये सब उपन्यास ऐतिहासिक पात्रों को चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया इन्होंने अपने उपन्यासों में। तो इस प्रकार के उपन्यास हैं। इसके अलावा आते हैं और भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी की बात की जाए तो आप देखिएगा इनके भी योगदान, भगवती प्रसाद वाजपेयी के भी जो है योगदान रहा है इस उपन्यासों में। तो कुल मिलाकर के, और इसके अलावा और भी उपन्यासकार हैं जैसे कि जी.पी. श्रीवास्तव, ये सब भी उपन्यासकार हैं जो कि प्रेमचंद के समकालीन ही उपन्यासों में दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रेमचंद के समय में जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उन उपन्यासों में विषय वैविध्य तरीके से, और मतलब कि विषय की विविधता दिखाई पड़ती है। आप देखिएगा कई सारे विषयों पर उपन्यास लिखे जा रहे थे और विषय विविधता तो है ही, इसके अलावा शिल्पगत नवीनता भी आप इसमें देख सकते हैं। उपन्यासकारों ने एक ओर तो सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाया, तो दूसरी ओर आप देखिएगा ऐतिहासिक कथानकों पर नवीन दृष्टि से विचार करके मनोरंजक और सुरुचिपूर्ण तरीके से उपन्यासों की रचना करी ताकि पाठक वर्ग उसको पढ़े और समझ सके। समय आप देखिएगा इस समय तक हिंदी उपन्यास का क्षेत्र व्यापक हो गया था। मानवीय संबंधों को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज उपन्यास बन चुका था। सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक तमाम प्रकार के उपन्यासों का जो है रचना की जाने लगी थी। इसी को कहते थे, यानी कि उपन्यास का विकास का द्वितीय चरण जो है प्रेमचंद जैसे महान उपन्यास के कारण से महत्वपूर्ण बन पाया और एक प्रकार से एक नई दिशा, नई गति और एक नई शैली प्रदान मतलब की मिली यहाँ पर प्रेमचंद के समय में। इसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती। तो मैंने लिख भी दिया था, आगे समझते हैं। देखिए प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में आप देखिएगा बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे कि प्रेमचंद से के उपरांत हिंदी उपन्यास में किसी एक निश्चित दिशा आप नहीं देख पाएंगे। अलग अलग दिशा में लोग, अलग अलग धाराओं में लोग बढ़ चुके थे। अलग अलग जो उपन्यासकार हैं अलग अलग विषय को जो है आधार बना करके उपन्यास लिख रहे थे। जैसे कि कुछ लोग तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिख रहे थे, जैसे कि अज्ञे हो गए, इलाचंद जोशी हो गए, ठीक है। ये सब क्या लिख रहे थे, ये सब मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिख रहे थे। इसके अलावा आप देखिएगा जैसे कि आज्ञे वगैरह की बात की है, जैसे कि जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र हो गया, इलाचंद जोशी के भी तमाम प्रकार के उपन्यासकार, ये इलाचंद जोशी, आज्ञे और जैनेन्द्र, ये सब किस प्रकार के उपन्यासकार हैं भाई, मनोविश्लेषणवाद के उपन्यासकार हैं।
ईलाचंद जोशी एक प्रकार से लगभग 12 से अधिक उपन्यासों की रचना करी। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ये सब उपन्यासों की रचना करी। ओके, तो ये सब मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हैं। इसके अलावा आप देखिएगा मनोविश्लेषण परक जो उपन्यास है उसमें आज्ञे का भी नाम आता है। आज्ञे की बात की है तो आज्ञे जैसे शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी का, नदी के द्वीप उपन्यास है 1951 ईस्वी में लिखा, अपने अपने अजनबी उपन्यास, इन सभी उपन्यास में आप देखिए मनोविश्लेषणवाद झलकेगा। ओके, इसके अलावा आप देखिएगा साम्यवादी उपन्यास यानी जो इसको प्रगतिवादी उपन्यास कहते हैं। प्रगतिवाद जिस समय चल रहा था उसी समय साम्यवादी उपन्यास का लिखा जा रहा था। खास करके इसमें नाम आता है यशपाल का। यशपाल की बात की जाए, राहुल सांकृत्यायन हो गए, रांगी राघव हो गए, भैरव प्रसाद गुप्ता जी हो गए, अमृत राय हो गए जो कि इनके लड़के हैं प्रेमचंद जी के। इन सभी लोगों ने इसमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण किया और कथानक का ताना बाना उसी आधार पर इन लोगों ने बुना। और इसमें यशपाल का जैसे जो है पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, इस प्रकार के उपन्यास, अमिता, दिव्या, झूठा सच उपन्यास 1957 का बड़ा फेमस है। तो इस प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे जिसमें मार्क्सवाद एक प्रकार से खूब दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आप देखिएगा इसमें और भी उपन्यासकार हैं जैसे कि भगवती चरण वर्मा हो गए, अमृतलाल नागर हो गए, इन सभी की भी रचनाएं आप देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर बात की जाए आगे जो है अगला उपन्यास आता है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में लिखे गए। जैसे कि प्रेमचंद जी के बाद में ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए, उसमें वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुर्थ शास्त्री, तमाम लोगों का नाम आता है। तो वृंदावन लाल वर्मा की अगर बात की जाए, वृंदावन लाल वर्मा की अगर बात की जाए तो इनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा की अगर बात की जाए तो इनका विशेष उल्लेखनीय है, कई सारी रचनाएं इन्होंने करी। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा, तो ये सब रचनाएं इनकी बड़ी फेमस हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखें राहुल सांकृत्यायन का भी इसमें कुछ नाम आया था ऐतिहासिक उपन्यासकारों में। ओके, सिंह सेनापति उपन्यास और जय योधय, ये ऐतिहासिक उपन्यास जो है मान सकते हैं। रांगे राघव का एक उपन्यास है मुर्दे का टीला, ये भी उपन्यास इसी टाइप का ही है, लेकिन ये लोग भी जो है ये मतलब साम्यवादी उपन्यासकार भी रहे और ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना भी करी है साम्यवादी होते हुए भी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखिएगा जो है आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु, उदय शंकर भट्ट, इन सभी का नाम आता है। आंचलिक उपन्यासकारों में आप देख फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल 1954 में प्रकाशन में आया। जो है परती परिकथा 1957 ईस्वी में, ये सब उपन्यास बड़े फेमस हैं फणीश्वर नाथ रेणु के। उदय शंकर भट्ट की सागर लहरें और मनुष्य, नागार्जुन की रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, बाबा बटेश्वर नाथ, ये सब वरुण के बेटे। ठीक, दुखमोचन, ये सब उपन्यास नागार्जुन के हैं। नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, फणीश्वर नाथ रेणु, ये सब ग्रामीण परिवेश को आधार बना करके उपन्यास लिखे, उसी को आंचलिक उपन्यास कहते हैं। और जो अगला उपन्यास की जो एक प्रकार से जो विचारधारा रही है प्रेमचंद जी के बाद में, वो रही है प्रयोगवादी उपन्यासकार। प्रयोगवाद में आप देखिएगा जब जो है प्रयोगवाद आता है 1943 ईस्वी के बाद, आप खास करके देखिएगा तो प्रयोगवादी उपन्यासकार आते हैं। प्रयोगवादी उपन्यासकारों में आधुनिक हिंदी की नवीन धारा का जो है प्रकार से होता है, आधुनिकता का बोध दिखाई पड़ता है इसमें। औद्योगिकरण, बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिव्यय से आज नवीन मतलब जीवन में जो तनाव था, जो एक प्रकार से विश्व श्रृंखला थी, और इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की चीज़ें थी, अकेलापन, निराशा, इन सभी को आधार बना करके रचनाएं लिखी जा रही थीं, तो वो प्रयोगवादी उपन्यासकार कहे जाते हैं। तो प्रयोगवादी उपन्यासकारों में मोहन राकेश का नाम भी आता है। जैसे मोहन राकेश के और सारे उपन्यास हैं, जैसे कि 1961 में लिखा गया अंधेरे बंद कमरे हो गया, ना आने वाला कल 1968 में लिखा गया, तो ये सब उपन्यासकार हैं। इसके अलावा आप देखिएगा राजेंद्र यादव भी इसी युग के उपन्यासकार हैं, प्रयोगवाद के ही। राजेंद्र यादव की अगर बात की तो राजेंद्र यादव का उपन्यासकार कौन सा, उजड़े हुए लोग, ये उपन्यासकार है। इसके अलावा मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो इस प्रकार से उपन्यास लिखे जा रहे थे जिसमें अकेलेपन, अजनबीपन का बोध होता था। और इसके अलावा और भी लोग इसमें लिख रहे थे, नरेश मेहता, उषा प्रेमबदा, इसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, तमाम प्रकार के जो है विचारधाराएं आकर के हमारे समक्ष जो है खड़ी होती हैं। तो उन्हीं विचारधाराओं को केंद्र में बना करके इस प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी। उषा प्रेमबदा का एक उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, ये उपन्यास है। इसके अलावा जो है 55 खंभे लाल दीवारें, ये उपन्यास है उषा प्रेमबदा का। तो इस प्रकार से आधुनिक उपन्यासों में विषय वैविध्य दिखाई पड़ता है।
और कालक्रम की दृष्टि से देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर 1936 से 1950 तक के उपन्यास इस समय में लिखे गए, 1950 से 1960 ईस्वी के उपन्यास और 1960 से अब तक के उपन्यास, ये सब प्रेमचंद के बाद में लिखे गए उपन्यास ही हैं। इसके अलावा बात की जाए, हिंदी उपन्यास ने बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है, आप ऐसा लिख सकते हैं। मतलब बहुत कम समय में हिंदी उपन्यास ने एक प्रकार से जितना आशा किया था लोगों ने उससे अधिक जो है उसमें विस्तार किया है। इसके अलावा नए नए उपन्यासकार ने अलग अलग तरीके से नए नए विषयों को आधार बना करके उपन्यास लिखा। इसके अलावा बात की जाए, आधुनिक उपन्यासों में विषय वैविध्य भी आप देखिएगा दिखाई पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विषय की विविधता आपको यहाँ पर हर जगह दिखाई पड़ेगी। मैंने बताया भी, शैलियों को भी अलग अलग तमाम प्रकार की शैली भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। अलग अलग शैली में लिखने का प्रयास यहाँ पर आप देखिएगा, चाहे वो बात की जाए जो है आत्मकथात्मक शैली हो, चाहे डायरी शैली हो, चाहे पत्र शैली हो, चाहे वर्णनात्मक शैली हो, चाहे संवाद शैली हो, अनेक शैलियों में यहाँ पर आप देखिएगा रचनाएं लिखी जा रही थी और एक प्रकार से मन के जो भीतर की जो परतें हैं उसको उधेड़ने का प्रयास इन उपन्यासों में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उपन्यास की विकास यात्रा को मैंने आपको बताया। निश्चित तौर पर आपकी समझ में सारी चीज़ें आई हुई होंगी। चैप्टर 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। आपके मैंने तो सेंड ही कर दिया। चैप्टर 2 की क्लास हो चुकी है, चैप्टर 1 की क्लास हो चुकी है, तो ये 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं ऑलरेडी। आप लोगों ने देखा होगा, इन सभी का पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा। 2 का तो मिल चुका है और तीसरे का मैं जल्द ही दे दूंगा। अभी ठीक है, अभी क्लास दे रहे हूँ, उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना जो है प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और भी जो आपके साथी हैं अगर उनको कोर्स लेना है तो आप हमारे नंबर 9161 93 60 62 पर व्हाट्सएप करवाइए उनसे, ओके। और 100 रुपये अगर वो पे कर देंगे तो मैं उनके पास ये तमाम प्रकार की चीज़ें सेंड कर दूंगा, उनको ग्रुप से ऐड कर दूंगा। जो भी आपके साथी अगर लेना चाहते हैं कोर्स तो उनको एक बार रिकमेंड जरूर करिएगा, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी के पास शेयर करते हैं तो फिर आपको ग्रुप से निष्कासित भी किया जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। चलिए गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।